इस बार लोकसभा में विपक्षी दलों के पोस्टर बॉय बने अवधेश प्रसाद कौन है और उन्होंने ऐसा क्या किया है कि लोकसभा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी उन्हें पहली पंक्ति में अपने साथ बैठाते हैं और सदन में बार बार सरकार का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की तरफ से उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। कहा जाता है जय अवधेश। 78 वर्ष के अवधेश प्रसाद वही नेता हैं जिन्होंने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को चुनाव हराया है और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसी हार को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाकर हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अवधेश प्रसाद को विपक्षी दलों ने लोकसभा में अपना पोस्टर बॉय बना दिया है। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की उस फैजाबाद सीट से बीजेपी को हराकर लोकसभा पहुंचे जहां इसी साल भगवान श्री राम का मंदिर बना था, उसका निर्माण हुआ था और फिर उद्घाटन हुआ था। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा अवधेश प्रसाद को अपना पोस्टर बॉय बनाकर पेश करना उचित है? इस सवाल का जवाब आपको अखिलेश यादव के इस नए बयान से मिल जाएगा जिसमें वो अवधेश प्रसाद का परिचय समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में नहीं बल्कि अयोध्या के राजा के रूप में कराते हैं। और यह बात सब जानते हैं कि अयोध्या के राजा सिर्फ एक हैं और वो हैं भगवान श्री राम। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या के राजा तो अवधेश प्रसाद हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। यह बात सिर्फ अखिलेश यादव के इसी बयान की नहीं है। मेरठ से बीजेपी के सांसद और टीवी पर रामायण सीरियल में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले मशहूर एक्टर अरुण गोविल ने जब लोकसभा में अपनी शपथ के बाद जय श्री राम कहा तो विपक्षी दलों ने जय श्री राम के नारों का जवाब जय अवधेश प्रसाद के नारों से दिया था। लेकिन एक बार आप ये सोचकर देखिए कि क्या जय श्री राम का जवाब जय अवधेश प्रसाद हो सकता है और होना चाहिए? अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां चक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए तमाम नेता आजकल खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी जब उन्होंने चुनाव में यह बयान दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और जब चुनावों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए और ऐसी चर्चाएं शुरू हुई कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी की दुखती रग को दबाना शुरू कर दिया और वो इसे रोज दबाते हैं। और इसी का नतीजा है कि जो नेता योगी आदित्यनाथ का विरोध किया करते थे वो भी आजकल उनके फैन बने हुए हैं, वो भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हर रोज करते हैं। और ये बयान शायद इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं और सरकारी अफसरों के बीच एक संग्राम छिड़ा हुआ है और बस्ती, सीतापुर और यहां तक कि वाराणसी और लखनऊ में भी बीजेपी नेताओं का सरकारी अफसरों और पुलिसकर्मियों से बड़ा विवाद चल रहा है, जिनमें लखनऊ की एक घटना के बाद बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा तक हटा दिया था क्योंकि आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर उनसे बहस की थी।
जिसके बाद एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जब विवेचना शुरू हो रही है इस बात की, जब समीक्षा हो रही है कि बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इतना खराब क्यों रहा, तो एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि प्रशासन में कोई उनकी बात सुनता नहीं। उनकी शिकायत है कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, प्रशासन में उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, और वो कोई भी काम लेकर अगर कहीं जाते हैं तो उनका कोई काम नहीं होता। ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। और वो कहते हैं कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशासन में, सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर वो किस मुंह से नीचे छोटे कार्यकर्ताओं को जाकर ये कहेंगे कि आप बीजेपी के लिए काम करिए और कुछ भी करके वोट डलवाइए। यहां बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, कासगंज, सीतापुर, संबल, सहारनपुर, बस्ती, कौशाम्बी, बांदा और श्रीवस्ती में जहां जहां बीजेपी चुनाव में हारी, वहां सभी डीएम यानी जिला अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए। और इसका कारण उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई में पैदा हुए असंतोष को ही माना जा रहा है, जिसे विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके अब और हवा देना चाहते हैं। और इसीलिए अब बीजेपी को जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल के मोड में आना पड़ेगा। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहाड़ जैसा कार्यकाल बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी तो 2024 ही चल रहा है। और अगर लगभग 3 साल पहले ही अगर स्थिति ऐसी आ गई है, तो आप सोचिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगर इन स्थितियों को संभाला नहीं गया तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। देश में हर बात पर इतनी राजनीति क्यों होती है? आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले जब उनके आसन के सामने सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित किया गया, तो विपक्ष ने इसके खिलाफ भी हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, विपक्ष जय श्री राम का नारा नहीं सुनना चाहता, लेकिन अब सेंगोल को भी नहीं देखना चाहता। विपक्षी दलों का कहना है कि सेंगोल राजशाही शासन का प्रतीक है, जिसे लोकतांत्रिक भारत की संसद में स्थापित करना भारत के संविधान का अपमान है। जबकि सरकार का कहना है कि सेंगोल सिर्फ शासन का प्रतीक नहीं, बल्कि ये जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक है, और इसीलिए इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान लोकसभा में स्थापित करना भारत के मूल्यों को मजबूत करता है। और इसीलिए आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया, तो उनके ठीक सामने ये सेंगोल स्थापित था। महामहिम राष्ट्रपति जी, विपक्ष इस मुद्दे को संविधान वर्सेस सेंगोल की लड़ाई बना रहा है। मतलब या तो संविधान रहेगा या सेंगोल रहेगा, या फिर इन दोनों का आपस में संविधान बनाम सेंगोल। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या संविधान और सेंगोल एक साथ नहीं रह सकते? क्या सेंगोल को रखना संविधान का अपमान होगा? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संसद में संविधान भी रहे और सेंगोल भी रहे? तमिल में सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न, और इसे राजदंड भी कहा जाता है। और यह राजदंड दक्कन के चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि यह सेंगोल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश सरकार भारत को गुलामी से मुक्त करने वाली थी, तब इस बात पर काफी चर्चा हुई कि आजादी से पहले सत्ता हस्तांतरण कैसे होना चाहिए। उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी से इस पर सुझाव मांगा गया, और काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि चोल साम्राज्य का राजदंड यानी ये सेंगोल अंग्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपेंगे,
और इस तरह सत्ता का हस्तांतरण होगा। कायदे से इसके बाद इस राजदंड को संसद में सुशोभित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। लेकिन वर्ष 2022 में भारत सरकार इस राजदंड को इलाहाबाद के संग्रहालय से दिल्ली लेकर आ गई और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद तमिल विद्वानों और महंतों की मौजूदगी में इसे संसद भवन में स्थापित करवाया और इसे साष्टांग दंडवत प्रणाम भी तब उन्होंने किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उस समय भी इस पर बड़ी राजनीति हुई थी और आज भी वही हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी राजदंड को लेकर अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण कराया था। लेकिन विपक्ष ने इसे अब संविधान वर्सेस सेंगोल की लड़ाई बना दिया है और इसका कारण यह है कि हमारे देश में हिंदू प्रतीकों और हिंदू परंपराओं का विरोध करने को असली धर्मनिरपेक्षता माना जाता है। किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को अगर यह साबित करना है कि वो असली में वाकई धर्मनिरपेक्ष है और उसे अल्पसंख्यक लोगों को अपनी तरफ खींचना है, तो उसका सबसे आसान तरीका यह होता है कि किसी भी हिंदू देवी देवता या हिंदू संस्कृति या हिंदुओं से को लेकर कोई भी अगर ऐसी मान्यता है तो उसके बारे में कोई अपशब्द या उसका अपमान कर दिया जाए। वरना आप खुद सोचिए, सेंगोल को संसद से हटाने के लिए तो विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन वो इसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई चिट्ठी नहीं लिख रहे। क्या इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 52 मिनट का भाषण दिया, जिसमें 3 खास बातें थीं। पहली बात उन्होंने कही कि हाल ही में नीट और उसके जैसी कुछ परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हुए और इन मामलों में सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये एक खास बात आज मानी जाएगी कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट की परीक्षा को स्थान मिला, नीट की परीक्षा को जगह दी गई। इसका मतलब यह है कि जो छात्र जितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष ने भी जितना मुद्दा इसे उठाया है, सरकार इसे लेकर अब गंभीर हुई। दूसरा, इस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर हुए हमले का सीधा सबूत है। और तीसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मणिपुर का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है। अब हम अक्सर भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं, आप भी करते होंगे। युद्ध में तुलना करते हैं पाकिस्तान के साथ, हथियारों में तुलना करते हैं, अर्थव्यवस्था में तुलना करते हैं और सबसे बड़ी तुलना तो क्रिकेट में होती है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि फिटनेस की तुलना में, स्वस्थ रहने की तुलना में भारत और पाकिस्तान की आम जनता में कौन आगे है। भारत की जनता ज्यादा फिट है या पाकिस्तान की जनता ज्यादा फिट है? और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि फिटनेस के इस मैच में पाकिस्तान ने भारत के लोगों को हरा दिया है। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अनफिट, ज्यादा आलसी और ज्यादा बीमार हैं। भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 49.4% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 21 मिनट भी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, जबकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या 45.7% है। तो यहां आप देख लीजिए, भारत में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 21 मिनट भी ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं और ना ही कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं 21 मिनट के लिए भी। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान के लोग तो हमसे ज्यादा फिट हैं ही। भारत के लोग चीन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से भी ज्यादा आलसी और ज्यादा अनफिट हैं। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 23.8%, अफगानिस्तान में 33.4%, बांग्लादेश में 20.3% लोग ऐसे हैं जो शारीरिक गतिविधि नहीं करते, जबकि भारत में ऐसे लोगों की संख्या 49.4% है जो दिन भर या तो बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, काम कोई नहीं करते और आलस के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी थकाते नहीं है। और इनमें भी सबसे ज्यादा 57% महिलाएं हैं और 42% पुरुष हैं। यानी आलस्य के मामले में और कोई काम ना करने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, व्यायाम ना करने के मामले में वो आगे हैं। वर्ष 2000 में भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सिर्फ 22% लोग अनफिट थे और
78% लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन 21 मिनट से ज्यादा व्यायाम या कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि तो करते ही थे। लेकिन वर्ष 2010 में भारत में अनफिट लोगों की संख्या 34% हुई और अब यही संख्या बढ़कर 50% हो गई है, जबकि पूरी दुनिया में अब भी ऐसे लोगों की संख्या 31% है। यानी पूरे दुनिया में आलसी और अनफिट लोगों का जो औसत है वो है 31%, लेकिन हमारे देश में है 50%। अगर हमारे देश का आगे भी यही हाल रहा तो वर्ष 2030 तक, अब से 6 साल के बाद, भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के अनफिट लोगों की संख्या 60% हो जाएगी। और सोचिए, जब देश के 60% लोग मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, अपने शरीर को थकाएंगे नहीं, व्यायाम नहीं करेंगे, कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे, तो देश में बीमारियों का कितना बड़ा विस्फोट होगा और अनफिट लोग जो हैं हमारे देश में 60% हो जाएंगे। फिलहाल जब हमारे देश में 50% लोग ना के बराबर शारीरिक गतिविधि करते हैं, तब देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 31.5 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, 25 करोड़ लोगों को मोटापा है और 18.5 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे और प्रतिदिन कम से कम 21 मिनट व्यायाम और शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे युवा 24 घंटे में से 21 मिनट भी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे, और यह बहुत चिंताजनक बात है। और वो भी इसलिए क्योंकि भारत के लोग अमीर देशों के लोगों की तुलना में भी बहुत कम शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। जिस अमेरिका में लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय 65 लाख रुपए है, वहां के लोग भी भारत के लोगों से ज्यादा शारीरिक गतिविधि और मेहनत कर रहे हैं। वर्ष 2000 में अमेरिका में 29% लोग अनफिट और आलसी थे और अब 34% लोग ऐसे हैं वहां जो अनफिट और आलसी हैं। यानी 29% से सिर्फ 34% तक उनका ग्राफ ऊपर गया है। सिर्फ 5% लोग ऐसे बढ़े हैं, जबकि भारत में वर्ष 2000 में 22% लोग अनफिट और आलसी थे और अब 50% लोग अनफिट और आलसी हैं। और यह बात इसलिए ज्यादा हैरान करती है क्योंकि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 2 लाख रुपए है, जिससे पता चलता है कि भारत के लोग अमीर होने से पहले ही आलसी और अनफिट होते जा रहे हैं। भारत में इस बढ़ते आलस्य के 5 बड़े कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल। वरना आप खुद सोचिए, अगर आप वर्ष 2000 से लेकर और 2024 के बीच, जब इतनी बड़ी संख्या हमारी ऐसी हो रही है जो अनफिट है, तो इन 24 वर्षों में हमारे देश में ऐसा कौन सा बदलाव आया है कि हमारे देश के लोगों ने चलना फिरना, मेहनत करना, व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि करना बंद कर दिया? ऐसी क्या नई चीज आई है? तो अगर आप देखेंगे तो 2000 से 2024 के बीच जो सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में जिसने प्रवेश किया है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल, जिसकी वजह से लोग अब एक जगह पर अगर बैठते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं और इस दौरान वो सिर्फ अपनी उंगली से शारीरिक गतिविधि करते हैं। इस उंगली से जब वो इस तरीके से रील्स देखते हैं, बस एक उंगली से वो शारीरिक गतिविधि करते हैं, बाकी कोई काम नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हमारी पूरी की पूरी जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है, जो 1 घंटों नहीं बल्कि कई घंटों तो एक जगह बैठती है और रील्स देखती जा रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार में यह मुद्दा उठाया था। तो उसकी वजह से हमारे युवाओं की सेहत खराब हो रही है, वो आलस में डूबते जा रहे हैं और वो अनफिट होते जा रहे हैं।